ओके, तो ये बताओ कितने लोगों के पास घर में ज्योमेट्री बॉक्स है? यू स्टिल हैव ज्योमेट्री बॉक्स? ऑल राइट, अरे काफी लोगों के पास है, वेरी गुड। एंगल मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम ज्योमेट्री बॉक्स में से? प्रोट्रैक्टर। प्रोटेक्टर। प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, और क्या क्या होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में? सेट स्क्वायर होता है। यूज करा है कभी सेट स्क्वायर? नहीं सर। यस सर। करा है, वेरी गुड। और एक और चीज होती है जिसको डिवाइडर बोलते हैं। डिवाइडर यूज किया है? यस सर। यस सर। बहुत काम बढ़िया। किया। नहीं किया? क्लास 10 में होता है उसका यूज। क्या बोले? क्लास 10 में वो पढ़ाया जाता है उससे। अच्छा, क्लास 10 में पढ़ाया था डिवाइडर का यूज क्या होता है और सेट स्क्वायर का यूज क्या होता है, ये बोल रहे हो? पूछ रहा हूँ सर, पढ़ाया पढ़ाया जाता है सर। नहीं, मुझे नहीं पता भाई। अरे तुम मुझे क्या, सर मेरे को मुझे तो नहीं पढ़े पढ़ाया होगे था। सालों साल, ठीक है। और मुझे तो याद जो आ रहा है वो तो ये याद आ रहा है कि ये कभी यूज ही नहीं होते थे, सेट नहीं स्क्वायर और डिवाइडर। वही तो। अब तुम लोग बोल रहे हो भाई तो कि हाँ होता है, तो क्या पता अब शुरू कर दिया हो। नहीं सर, मेरे स्कूल में नहीं हुआ फिर। नहीं हुआ ना? हाँ, तो मेरे को भी जो याद है वो ये याद है कि ये तो सेट स्क्वायर और डिवाइडर ऐसे ही रखे रहते थे। कंपास यूज होता था और प्रोट्रैक्टर कभी कभी यूज होता था, बाकी स्केल और वो तो है ही। तो ये चीजें जो है, आई डोंट नो व्हाई दे आर यूज्ड, दे हैव बिकम रिडंडेंट एक्चुअली राइट नाउ। उनका यूज नहीं है। जब आप ये थोड़ी सी एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ लेते हो तो उनका कोई यूज नहीं बचता है। आप सारे कंस्ट्रक्शंस, जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं सारे के सारे आप स्ट्रेट एज यानी कि स्केल और यूजिंग कंपास कंपास आप कर सकते हो सारे। एनीवे कोई बात नहीं, वो तो सब अलग बात हो गई। अभी देखो यहाँ पर डिवाइडर का एक थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूँ कि डिवाइडर से हम कैसे यूज करते थे, तो डिवाइडर में हम कोई भी अगर आपको कर्व्ड लेंथ मेजर करनी है वहां पर डिवाइडर का यूज आ सकता है। अगर आपको एक कर्व्ड लेंथ मेजर करनी है तो आप पहले अपने डिवाइडर को थोड़ा सा ओपन करोगे, स्लाइटली यू विल ओपन योर डिवाइडर। ठीक है, ये आपका डिवाइडर हो गया। इसको स्लाइटली ओपन करोगे और स्ट्रेट एज से अपना जो स्केल है वहां से वो मेजर कर लोगे आपने कितना ओपन किया है। तो ये लेंथ आपको पता लग जाएगी कि कितना इन दोनों के बीच में गैप है। वी विल ट्राई टू मेक इट एज स्मॉल एज पॉसिबल, कम से कम रखने की कोशिश करेंगे ये वाला जो भी इसका गैप है। और फिर आप यहां से इसका एक एंड जो है एक तरफ रखोगे और दूसरा एंड में भी यहाँ आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दो एंड आ जाएंगे। तो आपको ये लेंथ पता लग गई कि यहाँ ये लेंथ जितना हमने ओपन किया था उतनी लेंथ है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, एक एंड यहाँ रखोगे, एक एंड थोड़ा सा आगे रखोगे, फिर एक एंड आगे रखोगे, एक एंड फिर आगे रखोगे। ऐसे करते करते आप जो है इस पूरी कर्व्ड लेंथ को कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइंस में डिवाइड करके मान रहे हो कि स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है छोटे छोटे, और फिर उनको सबको ऐड करते चले जा रहे हो आप टू गेट द टोटल लेंथ। ठीक है, आप इसको ऐसे पलटते चले जाते हो और ऐसे करके आप एक कर्व्ड लेंथ का जो लेंथ है, पाथ लेंथ है, वो निकाल सकते हो। समझ आ रहा है क्या क्या यूज करते हैं डिवाइडर का? ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो इसमें बहुत सारे हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारा? सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है इसमें कि यार ये एक्यूरेट तो आएगा ही नहीं। आपने कर्व्ड लेंथ बोला और इसको स्ट्रेट मान लिया। तो ये काम जो है, ये काम कैलकुलस जो है हमारा काफी आसान बना देता है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस कि कैलकुलस तो हम पेपर पे लिखते हैं तो ये थियोरेटिकल है पूरा, जबकि ये काम एक्चुअल आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको मेजर कर रहे हो। जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी छोटी बना सकते हो, उसकी तो एक मिनिमम तो वैल्यू होगी कि हाँ इससे छोटी तो बना ही नहीं सकते। जबकि एक्चुअल में ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट तभी आएगी जब उसको बहुत 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 छोटा बना दोगे।
क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी, याद करो, दैट डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल, इज इक्वल टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस। याद करो, ये पढ़ा था हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में, यस है ना? अगर आपने बहुत दो पॉइंट्स बहुत ही क्लोज टू ईच अदर ले लिए, देन इट डजंट मैटर कि वो वहां पर कर्व था, उसके बीच में क्या था, यू विल फील दैट इज एज इफ इट वाज अ स्ट्रेट लाइन। तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड बहुत छोटा सा डिस्टेंस जो आपने एक्चुअल पाथ लिया, वो बराबर हो जाएगा अगर आपके सही में इन्फिनिटेसिमल लिया है आपने। अब यार जब मेजर कर रहे हैं हम किसी चीज को, तो ऐसा तो है नहीं कि इसकी ओपनिंग को हम इन्फिनिटेसिमल ही ओपन कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो इसमें रहेगी ओपनिंग। तो ये एक एररफुल आपका रिजल्ट देता है, और वो एरर बढ़ता चला जाएगा जितना ज्यादा आपने लेंथ एक बार में मेजर किया, जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ ले लोगे उतना ही ज्यादा एरर बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेथड, इसलिए जो है अब इसको यूज भी नहीं करते हैं ज्यादा। इससे एक बेटर मेथड है जो इंडिया में यूज होता था पहले से ही, वो बहुत ऑब्वियस भी है। अगर आपको कर्व लेंथ मेजर करनी है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू यूज एनी सेट स्क्वायर और एनी स्ट्रेट एज फॉर दिस। क्या यूज करना चाहिए हमें इसका लेंथ मेजर करने के लिए? सर स्ट्रिंग। The thread. थ्रेड, यस, थ्रेड। आई डोंट नो ज्योमेट्री बॉक्स में थ्रेड क्यों नहीं देते हैं आजकल, देना शुरू कर देना चाहिए उनको। हालांकि पुराने जो ज्योमेट्री बॉक्स हमारे इंडिया में जो यूज होते थे पहले, उसमें थ्रेड वाज दी मेन थिंग जो यूज होती थी। तो थ्रेड से अगर आपने इसको मेजर किया, इसके ऊपर रखा, बस ये अब आपके ऊपर है कितना परफेक्टली उसको रख रहे हो, ठीक है? एंड इट कैन बी मेड वेरी परफेक्ट। आप ऑब्जर्वेशन से ही जो है, सिर्फ देख के ही आप ये बता दोगे कि हाँ एकदम अच्छे से हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया थ्रेड को। उसको फिर निकालो, खोलो, मार्क कर लो थ्रेड के ऊपर, और उसको स्ट्रेट एज से मेजर कर लो कि भी कितना डिस्टेंस है। बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेंथ को भी आप जो इससे बहुत इजीली मेजर कर सकते हो। तो ठीक है, मे भी कुछ टाइम बाद समझ में आ जाए लोगों को कि यार इनका कोई काम नहीं है स्ट्रेट एज और डिवाइडर का, इससे बढ़िया है रस्सी यूज कर लो। और रस्सी से फिर आप क्या, मतलब कुछ भी बना सकते हो रस्सी से, तो आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको दो पॉइंट्स के बीच में खींच के रखना है बस रस्सी को, उसके अराउंड यू कैन ड्रॉ इट इजीली कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी वो। यू कैन इवन, अब ऐसा नहीं है, रस्सी से आप स्केल वाला यूज भी कर सकते हो। आप उस रस्सी में बीच बीच में मार्क लगा सकते हो बहुत आराम से कि भाई क्या, जैसे आपके स्केल में रहते हैं वैसे रस्सी के ऊपर मार्क लगा लो डिस्टेंसेस का। उससे गोला बनाना बहुत आसान है। आप आराम से जो है सर्कल बना, गोला मतलब ये जो सर्कल होता है, सर्कल बना सकते हो आराम से। इनफैक्ट उससे एलिप्स बनाना बहुत आसान है। हमारे जो ये क्या नाम है, जो ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप एलिप्स ड्रॉ कर पाओ। एलिप्स जानते हो बेटा? Yes, sir. नो सर। है ना, एलिप्स जानते हैं, दो फोकस होते हैं इसमें बीच में, हमारी अर्थ की और जितने भी है Yes, sir. प्लैनेट्स हैं उनका पाथ एलिप्टिकली होता है। अच्छा यस। तो ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं है कोई जिससे आप एलिप्स बना पाओ। तो आपको मालूम है कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं एलिप्स? नो सर। हाँ, नहीं सर। नो सर। तो एलिप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी रस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत आराम से आप ये इसको बना सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपको सर्कल बनाना है, तो आप क्या काम करोगे, एक पॉइंट पकड़ोगे पहले तो, फिक्स पिन, मान लीजिए एक पिन आपने गाड़ दिया नीचे, उसमें जो है आपने ये स्ट्रिंग को बांधोगे ऐसे, और यहाँ पर पेंसिल जैसी कोई चीज लगाओ और घुमा दो, इसको टाइट रखते हो, घुमा दो चारों तरफ, तो आपका सर्कल बन जाता है ऐसे। एलिप्स में क्या करना है, आपको एक जो भी स्ट्रिंग है उसके दोनों एंड को जोड़ लो, ये स्ट्रिंग होगी, इसको दोनों एंड को जोड़ लो, और यहाँ पर दो पिन गाड़ दो बीच में, यहाँ पर दो पिन गाड़ दिया आपने, और फिर क्या काम करो, इन दोनों पिन के थ्रू इसको पास करा लो रस्सी को, और उसको टाइट रखते हुए यहाँ पर पेन लगाओ अपना, या जो भी पेंसिल है उसको टाइट रखो हमेशा, रस्सी टाइट रहनी चाहिए, और फिर उसको ऐसे गोल चारों तरफ घुमा दो, ट्रेस कर लो, आपको एक परफेक्ट एलिप्स बन जाएगा एक बार में।
सो ठीक है, ये चीज आप सीखोगे बाद में अभी थोड़ा सा कि भाई हाँ एलिप्स जो है वो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे ड्रॉ होता है। बट रस्सी, सिर्फ एक अकेली अकेली रस्सी अगर आपने ली हुई है तो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स के ऑलमोस्ट सारे काम हो जाएंगे। यू कैन रिप्लेस द ज्योमेट्री बॉक्स वेरी इजीली। ऑलराइट, चलिए तो वापस आते हैं अपने जो है इस पे। मेरा आपको मेन डिवाइडर बताने का जो रीजन था वो ये था कि हम यहाँ पर डिवाइडर से जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से कैलकुलस वाला ही है कि आप उस लेंथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और फिर उनको अलग अलग पार्ट्स को ऐसे जोड़ दे रहे हो। दिस इज एक्चुअली, अगर मैं उसकी बात करूं नॉर्मल भाषा में, तो ये आपका एडिशन कर रहे हो आप छोटी छोटी चीजों का, और एडिशन को ही हम यहाँ पर बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यही काम करता है, इंटीग्रेशन ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड किया हुआ है, उनको आप एड अप कर देते हो तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। सिंस आपने पहले से ही उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होगा तो आप इनफाइनाइट डेसिमल्स को से ही डील करोगे इंटीग्रेशन में। आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि इंटीग्रेशन एक्स, ऐसे में आपने जो है छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा इसको, हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ सम इनफाइनाइट डेसिमल क्वांटिटी होगा, जैसे कि एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये कुछ भी मीन कर सकता है एक्चुअल में। ग्राफ में ये एरिया मीन करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फिजिकली इट कुड मीन अ वेरी स्मॉल लेंथ। अगर आपने इसको स्मॉल लेंथ बना दिया तो इंटीग्रेशन ये बोल रहा है कि इसका टोटल लेंथ बता दो। अगर आपने इसको स्मॉल वॉल्यूम बना दिया किसी चीज का, अभी देखना एग्जांपल में देखना, तो इंटीग्रेट करने से इसका मतलब है आप उसका टोटल वॉल्यूम पूछ रहे हो। तो देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन वाला पार्ट देखते हैं कैसे इंटीग्रेट को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आ जाएगा फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल, मान लीजिए। तो बेटा ये देखो, कैलकुलस का भी जो है ना फिजिक्स में जो यूज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी, और ये आपकी आज की लास्ट क्लास है ऑफ कैलकुलस। कल हम में भी जो है क्वेश्चंस कुछ और ले लेंगे बस, एंड देन वी विल से टाटा बाय बाय टू द कैलकुलस। इट डजंट मीन कि कैलकुलस आप फिर कभी मतलब कुछ पूछ नहीं सकते या हम कुछ इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये काफी लंबा प्रोसेस है, तो हम इसको डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में क्या मीन करता है। लेकिन आज जो अभी हम सीखने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दो। अब अगर नींद में है कोई तो नींद भगा लो अपनी, और इस पर एकदम अच्छे से फोकस करके सुनना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन का, वो पूरी कैलकुलस का। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, अगर आपको किसी कोई भी क्वांटिटी निकालनी है, कोई भी क्वांटिटी अगर आपको एक्स मेजर करनी है, इट कैन बी वॉल्यूम, इट कैन बी एरिया, इट कैन बी चार्ज, इट कैन बी फोर्स, इट कैन बी एनीथिंग, एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको ये लिखना आना चाहिए दैट x विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। जिसमें कुछ भी नहीं है, आपको मालूम है अब यार, कोई भी क्वांटिटी को अगर मैं उसका डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करूंगा तो वही मिल जाएगा वापस से। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल, तो सबसे पहले तो यही लिख लो दैट एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। बताइए क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। गुड। अब देखो सर्कल बना लो भाई, सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल तो चाहिए। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, इसका रेडियस r। अब हमको ये सोचना है कि इसमें dA क्या लें। dA इज अवर डिफरेंशियल एलिमेंट, और मैं यहां पर इसको डिफरेंशियल एरिया बोल सकता हूं। तो आपको इस सर्कल को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसको इंटीग्रेट करने से आपको, जिसको ऐड करने से आपको टोटल एरिया मिल जाए। डीए डिफाइन करने का, डीए को यहां पर बनाने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। आपको एक ऐसा मेथड ढूंढना है सच दैट वो सबसे आसानी से आप डीए को लिख पाओ फिजिकली अलग से। जैसे अगर आपका मन किया कि भी मैं डीए को जो है एक छोटा सा स्क्वायर ले लेता हूं,
छोटा सा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कि इसकी एक साइड जो है वो भी छोटी है, दूसरी साइड वो भी छोटी है। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आप सारे स्क्वायर्स को लिखने का आपके पास कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने बहुत सारे स्क्वायर्स में इसको बांट दिया और सारे स्क्वायर्स का एरिया ऐड करोगे तो टोटल एरिया मिलेगा। लेकिन इसका कोई एक सिंपल मेथड इस लेवल पे तो नहीं है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, थोड़ी सी चालाकी दिखाते हैं और एक डिफरेंशियल एलिमेंट उठाते हैं जो कि दिखने में रिंग जैसा है। अब देखो, मैं एक चीज यहां पर छोटा सा एक चेंज करने जाता हूं। Instead of writing finding area of circle, I should write finding area enclosed by a circle. और मैं दूसरे कलर में लिख रहा हूं जानबूझ के ही कि एक तरीके से आपको ये दिमाग में बैठे। We are finding area enclosed by a circle. What do we mean by area of a circle? तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं। एरिया ऑफ एनी सर्कल इज ऑलवेज 0। तो आप समझ रहे हो कि एरिया ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या है, या फिर सर्कल होता क्या है। जब आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो एक्चुअल में सर्कल मींस ओनली दिस लेंथ। ये वाला जो लेंथ है ना, ये आपका जो एक कर्व बना हुआ है, सिर्फ यही आपका एरिया सर्कल होता है। ना तो सर्कल में ये वाले पॉइंट्स आएंगे, ना ही सर्कल में बाहर वाले पॉइंट्स आएंगे। सिर्फ ये सर्कल के ऊपर जो सर्कमफेरेंस के ऊपर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इन्हीं के कलेक्शन को हम सर्कल बोलते हैं। तो अगर आपने सर्कल का एरिया पूछा है, दैट मीन्स यू आर फाइन टेलिंग मी कि ये जो थिकनेस के बीच में जो एरिया आ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अब थियोरेटिकली लाइन, ये एक तरह का कर्व है, लाइन है एक तरह की, मतलब कर्व्ड लाइन है, और लाइन की कोई थिकनेस तो होती नहीं है। जब कोई थिकनेस नहीं होती तो कोई एरिया नहीं बनेगा, ये हमेशा 0 आएगा। क्या ये वाली बात समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। Yes. सो व्हेन वी से कि भाई एरिया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को मालूम है, तो एक्चुअली वी मीन फाइंडिंग एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट नाउ? बिकॉज अब हम यहां पर क्या काम करेंगे, ये जो मैंने रिंग बनाया है, इसको मान लीजिए स्मॉल आर रेडियस का आपने रिंग बनाया है। जब आप ये स्मॉल आर रेडियस का रिंग बना रहे हो, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग, नॉट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रिंग, बट एरिया ऑफ द स्मॉल रिंग। तो मैंने जानबूझ के अब ये रिंग बोला है, इसको सर्कल नहीं बोला, ध्यान दो। ये रिंग है और रिंग की थिकनेस हो सकती है। सर्कल तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि भाई सर्कल बना दिया, बट रिंग जो है एक फिजिकल थिंग होती है, उसका थिकनेस होगा ही होगा कुछ ना कुछ। तो मैंने क्या काम करा, इसका रिंग का कोई थिकनेस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एंड सिंस रिंग का जो थिकनेस है वो रेडियस के अलोंग है। देखो रेडियस, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे, मतलब थिकनेस बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ता चला जाएगा, तो इसको मैं डी आर बोलूंगा। थिकनेस ऑफ द रिंग इज डी आर। एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज, बोलो रेडियस कितना लिया हमने? सर आर। आर लिया। नाउ एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग मींस कि मैं इस पार्ट का एरिया आपसे पूछ रहा हूं, नॉट द इनक्लोज पार्ट। अंदर वाले पार्ट पे नहीं जाना मेरे को, इस पार्ट का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका एरिया जो है उसको निकालने का मेथड क्या होगा? एनीवन नोस इसका एरिया कितना आता है, एरिया ऑफ द रिंग? ओके, इसी को मैं डीए बोलूंगा पहली बात तो, ठीक है, वो निकाल लेंगे अभी, डोंट वरी। तो मैं इसी एरिया को मैं डीए बोलूंगा। क्यों मैं डीए बोलूंगा? क्योंकि मुझे मालूम है ये एरिया बहुत छोटा होने वाला है, बिकॉज द विड्थ ऑफ दिस रिंग इज इनफिनिटेसिमल, बहुत छोटी है। तो इसका एरिया भी जो आएगा वो बहुत 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 फाइन आएगा, बहुत छोटा आएगा। अगर मैं इस डीए को ले लेता हूँ और फिर इंटीग्रेट करता हूँ, तो मैं इसमें लिमिट्स लगाऊंगा फिर कि भाई हाँ, सच दैट यहां से लेकर पूरे फाइनल ये कैपिटल आर तक सारी की सारी रिंग्स आ जाए। ये बहुत सारा रिंग से मिलके बना हुआ है, हमने ऐसा सोच लिया है।
बहुत सारी फाइन रिंग से मिलके ये पूरा का पूरा सर्कल बना हुआ है। इसका एरिया निकालने के लिए आपको इन रिंग्स का, सभी रिंग्स का एरिया इंटीग्रेट करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे डीए को। कंसिडर कि आपने ये पूरी रिंग को कट किया आउटर पेरिफेरी से भी, ऐसे मैं मान लो कट का आपको बता रहा हूँ कि यहां से कट किया और इनर पेरिफेरी यहां से कट किया, दोनों तरफ से कट लगा के बाहर निकाल लिया इसको, थ्रू आउट चारों तरफ कट कर दिया, ऐसे इनर से भी और आउटर से भी बाहर निकाल लिया और उसको ऐसे स्प्रेड आउट कर लिया, स्ट्रेट कर लिया। मतलब क्यों कर लिया स्ट्रेट? क्योंकि हमें इसको देखकर जो है ना बहुत आराम से समझ में आता है कि इसका एरिया जो होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। आई होप ये क्लियर है। इसका लेंथ 2 पाई आर हो जाएगा और इसका जो विड्थ होगा वो डी आर होगा। सोचो अगर आपने इसको कट करके पूरा बाहर ऐसे खोल दिया, खोल के बाहर रख दिया, बोलो बच्चों ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इसका लेंथ 2 पाई आर आ जाएगा और इसका जो विड्थ है वो डी आर आ जाएगा। लेंथ 2 पाई आर है, विड्थ डी आर है, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, ये अब रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल है तो 2 पाई आर इंटू डी आर, दिस विल बी द एरिया। नेक्स्ट व्हाट यू मस्ट डू, यू मस्ट इंटीग्रेट दिस, और इंटीग्रेट करने से पहले लिमिट्स भी आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। तो आपको इस चीज का इंटीग्रेशन करना है, 2 पाई आर डी आर। लिमिट्स किसकी लगेंगी? स्मॉल आर की लगेंगी। डी के आगे जो भी क्वांटिटी लिखी रहती है उसके लिमिट्स लगेंगी, और आर का वैल्यू स्टार्ट होगा इसमें 0 से और कहां तक जाएगा? कैपिटल आर तक जाएगा। सारी की सारी रिंग्स लेनी है आपकी। वो वाली रिंग भी आनी चाहिए जो बहुत पतली है यहाँ पर बीच में, और वो वाली रिंग भी आनी चाहिए जो बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे होगी, पेरीफेरी पे होगी, सारी की सारी रिंग्स। तो फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर यू विल बी इंटीग्रेटिंग दिस। 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा आर डी आर का। बताइए भाई आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना? बोलो बच्चों, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता था? आर डी आर का कितना? r²/2। आर स्क्वायर बाई 2, वेरी सिंपल, आर स्क्वायर अपॉन अच्छा 2, सर। लिमिट्स 0 टू कैपिटल आर। लिमिट्स लगाना अभी आपने सीखा है एकदम नया नया, तो ये आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, कैलकुलस के हिसाब से ये मेथड है टू प्रूव दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आपको और कोई मेथड मालूम है इसका एरिया प्रूव करने के लिए कि पाई आर स्क्वायर होता है कैलकुलस के अलावा? इज देयर एनी अदर मेथड्स यू आर फेमिलियर विद? बोलो। पहले कैसे करते थे कि इसका एरिया जो है पाई आर स्क्वायर प्रूव कैसे करते थे एरिया? सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो ऐसे कुछ मेथड होता है ना जिसमें हम वो पैरेललोग्राम के मतलब एक एक रेक्टेंगल में काट के उसे पैरेललोग्राम के हिसाब से सजा के करते थे कुछ। बिल्कुल, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, एक एक मैं आपको बता देता हूँ, बस एक जो मुझे याद आ रहा है अभी। इसमें हम क्या करते थे कि इसको बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कट करते थे। ये सारे ट्रायंगल्स जो है छोटे छोटे आइडेंटिकल, वैसे तो ये सेक्टर बनेंगे, लेकिन अगर आप बहुत छोटा ले लोगे तो इसको यू कैन अप्रोक्सीमेट इट टू बी अ ट्रायंगल। और फिर क्या काम करो, इन ट्रायंगल्स को इस तरीके से अरेंज कर लो, एक ट्रायंगल ऐसे, फिर दूसरा ट्रायंगल ऐसे, फिर एक ट्रायंगल ऐसे, फिर दूसरा ट्रायंगल ऐसे, इनको कट कर लो बाहर और उनको इस तरीके से अरेंज कर लो। अब यहां से हुआ क्या, ये जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस आपके यहां पर ऐसे आके एडजस्ट हो जाएंगे सारे में, इधर भी होंगे और आधे का इधर होगा, यानी इसकी एक तरफ से जो लेंथ है वो
सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा, ये पूरा एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा कुछ। तो उसका जो 2 पाई आर सरकमफेरेंस था वो लेंथ्स यहां पर आकर एडजस्ट हो जाएंगी सारी, दिस प्लस दिस। तो ऑब्वियसली एक तरफ से जो लेंथ होगी 2 पाई आर का आधा होगी, दैट मीन्स पाई आर। एंड सिंस ये ट्राइंगल्स बहुत छोटे हैं तो इनकी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो इसकी लेंथ है वो ऑलमोस्ट आर। तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ पाई आर है एंड विड्थ जो है वो आर है, तो उसका एरिया अपने आप ही वही पाई आर स्क्वायर आ जाता है। एक तरीका ऐसा होता था जो मुझे याद है पुराना, ऐसे करके हम इसको करते थे। बट अगर आप ध्यान से देखो ना, ये मतलब ये जो है दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ डूइंग कैलकुलस, पर्टिकुलरली इंटीग्रल कैलकुलस, कि आपने अभी भी यहां पर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। जैसे कैलकुलस में भी हमें अगर कुछ ऐसा निकालना है तो हम उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अज्यूम करते हैं कुछ, और वहां से फिर हम जो है अपना फाइनली वो आंसर निकालते हैं। सिर्फ यही मेथड नहीं है इसको, इसका एरिया निकालने का, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पर्टिकुलरली यही मैंने बताया, इसको भी हम कैलकुलस में यूज कर सकते हैं आराम से। बट उसके लिए मुझे आप ये बताओ, क्या आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल मालूम है कितना होता है? हाँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है? हाफ क्या बेस इनटू हाइट और हाफ ए बी साइन हाफ बी एच हाफ बेस मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, बताओ। हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। और कोई तरीका, और कोई मेथड मालूम है? सर हाफ ए बी साइन थीटा। ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। तो बी तो मान लीजिए ये बेस है, और ए जो है दूसरी साइड है, उसका साइन थीटा लेके कर देते थे, ठीक है। साइन थीटा भी आपको जो है, ओके। सो ये वाला मेथड लगा के भी जो है ना, ये एरिया आपने जो है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिंग, एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लिया हमने यहाँ पर रिंग, उसको लेने की बजाय आप ट्राइंगल भी ले सकते थे, एक छोटा सा सेक्टर, और इसका एरिया आप इस तरीके से लिखो, उसको इंटीग्रेट करके पूरा आप निकाल सकते हो। तो अभी नहीं, बाद में करेंगे उसको आराम से, आपको अभी एरियाज और वो सब के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। एक जो मैं चीज चाहता हूँ कि जो सभी लोगों को याद हो जाए अच्छे से, वो सर्कल के बारे में एक देख लो। क्या आपने अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा ट्राइंगल बनाया सर्कल में, रेडियस इज आर एंड योर एंगल इज थीटा इन रेडियंस, तो सबसे पहले मुझे बताइए आर्क लेंथ का वैल्यू कितना लिखते हैं हम? आर और थीटा के टर्म्स में क्या लिखूंगा मैं आर्क लेंथ? आर थीटा। आर आर थीटा लिखूंगा, और थीटा का डेफिनेशन है ये, थीटा का रेडियंस में डेफिनेशन है ये, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये डेफिनेशन होता है थीटा का। तो जो हम थीटा मेजर कर रहे हैं रेडियंस में, इनडायरेक्टली यू आर मेजरिंग द आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस। रिलेटिव आर्क लेंथ भी बोल देते हैं कई बार इसको, बट ये आर्क लेंथ है, क्योंकि थीटा जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आर्क लेंथ से। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग थीटा, आप आर्क लेंथ के टर्म्स में भी सारा काम कर सकते हो एक पर्टिकुलर किसी भी सर्कल में। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस इज डिफाइंड एज थीटा इन रेडियंस। ये रेडियन में एंगल की डेफिनेशन है। एनीवे, तो L इक्वल्स टू आर थीटा होता है। उसके बाद आप मुझे बताइए कॉर्ड लेंथ कितना आता है इसमें? हाउ मच इज कॉर्ड लेंथ? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत ही थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का रिक्वायरमेंट होगा। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और जरा कॉर्ड लेंथ के बारे में बताओ इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, सोचो। सर 2r sin थीटा। यस, वेरी गुड। कॉर्ड लेंथ का वैल्यू 2r साइन, बेटा क्या बोला? 2r सर 2r sin थीटा।
थीटा नहीं आएगा ना, वो बाय 2 आएगा। सॉरी थीटा बाय 2 सॉरी। हाँ 2r sin थीटा बाय 2 आएगा। फिर इसी में आपको जो है ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे आता है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आता है? सो यहां पर एरिया अभी आपने निकाला है पाई आर स्क्वायर है टोटल एरिया, लेकिन जो सेक्टर थीटा सबटेंड कर रहा है सेंटर पर उसका एरिया कितना होता है? सो दैट वैल्यू इज गिवन बाय थीटा बाय 360। याद है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। यस सर। इंस्टेड ऑफ 360 वी विल यूज 2 पाई। और देखो ध्यान से ये वाला रेडियन में यूज करने से, एंगल को रेडियन में यूज करने से कितनी सिंपल हो जाती हैं चीजें। एंड समटाइम्स मतलब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है भाई, लेकिन आई डोंट नो बचपन में ये रेडियन क्यों नहीं सिखाया जाता है। इट इज नॉट समथिंग वेरी टफ, सिंपल होती हैं चीजें, लेकिन बच्चों को जो है शायद या फिर पढ़ाने वालों को इस बात का डर रहता है कि पाई हम जो है समझा नहीं पाएंगे या फिर पाई की वैल्यू लिख नहीं पाएंगे, 3.14 कैसे हम बच्चों को कराएंगे। बट ये बहुत सिंपल है, अगर आप सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए सोच लो कि पाई जो है, चलो पाई एक नंबर है मान लेते हैं, देन एंगल इन थीटा इज मच मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू डिग्री। ये बहुत ही इसकी नेचुरल डेफिनेशन होती है, L इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज दी कॉर्ड लाइन डिवाइड बाय रेडियस, और इसमें आपका एरिया ऑफ द सेक्टर का वैल्यू थीटा आर स्क्वायर बाय 2 आता है। बात खत्म। पूरा सर्कल जो है वो सेंटर पर 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, यहाँ 2 पाई रखोगे अपने आप ही पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर आपने 2 पाई रख दी, इट मींस दैट यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल। थीटा का वैल्यू अगर मैंने पाई रख दिया तो किस चीज का एरिया निकलेगा इसमें? सर आधे सर्कल। हाँ हाफ ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल का इनक्लोज्ड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एंड सो ऑन, इस तरीके से आप सोच सकते हो उसको। उसके बाद आओ भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल OAB। इसका एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। मैं AB को बेस बोल देता हूं, तो हाफ AB, और लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज आल्सो C। तो ये OC जो है वो हाइट बन जाएगा इसका, हाफ AB इंटू OC हो जाएगा। तो आई विल बी गेटिंग हाफ, बताओ कितना कितना लेंथ है ये। अभी हमने AB का लेंथ निकाला था, दिस वाज AB, तो 2r sin theta by 2। Can you tell me the length of OC from this triangle? अगर ये R है तो OC का लेंथ कितना आएगा इस ट्राइंगल में? देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा बाय 2 है और ये हाइपोटेन्यूज R है। OC का लेंथ सर आर cos थीटा, यस R cos थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 है ना, ये एंगल जो है थीटा बाय 2 हो जाएगा। हमने ये वाला पूरा एंगल जो है इसको थीटा बोला था क्या? तो ये जो छोटा सा एंगल मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज थीटा बाय 2। एनीवे ये सब हो गया, बहुत अच्छा लगा। सॉल्व कर लो, हाफ को ऐसे रहने दो, R को एक तरफ ले लो, ये R दोनों में है तो R स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर बाय 2 ही रहने दो इसको, और अंदर क्या बचेगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 which will become sin थीटा। ये वाला एक्सप्रेशन एक होता है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैंने यहां पर थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा बाय 2 से, तो यही चीज बन जाएगी sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो वही हमने यूज किया 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इज sin थीटा।
तो आइसोसेलेस ट्राइंगल था पर्टिकुलरली, ध्यान दो, आपने मुझे जो पहले फॉर्मूला बताया था ये जनरल ट्राइंगल का बताया था, ठीक है। और हमने अभी जो यहाँ पर लिखा है दिस इज फॉर पर्टिकुलरली फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें से जो इक्वल साइड्स हैं दोनों की दोनों आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है, इसलिए रिजल्ट आ गया। फाइनली एरिया ऑफ द सेगमेंट। आई होप सेगमेंट क्या होता है समझते हैं सब लोग, है ना। माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, माइनर सेगमेंट ये वाला होगा, ये माइनर सेगमेंट है। क्या करूं बोलो। सेक्टर से ट्रायंगल सबट्रैक्ट कर। यस कर देते हैं, चलो। थीटा आर स्क्वायर बाई 2 ये सेक्टर है, ट्राइंगल है आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अब इससे सिंपल वैल्यू अगर कुछ आपको मिल रही होगी, आई डोंट थिंक कहीं पर मिल रही होगी, आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा। मैं पहले बताता हूँ, इसमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड लेंथ एंड आर्क लेंथ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही दोनों चीजें हैं, बाकी सब कभी कभार यूज आता है फिजिक्स में, जरूर आता है इसका भी यूज, लेकिन ये बहुत भर भर के यूज होते हैं। कॉर्ड लेंथ कितना है और आर्क लेंथ कितना है, तो ये याद रखना है आपको। थीटा याद रखना है, थीटा क्या हुआ करता था, रेडियस के बीच में, दो रेडियस जो आपने बनाई है उनके बीच का एंगल है। देन द कॉर्ड लेंथ विल बी सिंपली 2r sin थीटा बाई 2। आर्क लेंथ का वैल्यू r इंटू थीटा होगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। फाइनली आज के लिए आपके लिए पास एक और क्वेश्चन है करने का। वी विल फाइंड द एरिया ऑफ एरिया, क्यों हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। फाइंड द वॉल्यूम इनक्लोज्ड by sphere of radius r, and it is given to you that surface area of sphere surface area of any sphere of radius r is 4 pi r square। ये given है आपको, यहां से वॉल्यूम के बारे में सोचना है। थोड़ा दिमाग लगाओ और जो पहले स्टेप्स हैं वो लिखो और बताइए क्या यहाँ पर आप लोग इसमें कैसे सोचोगे इसको। अच्छा, इसमें एक चीज इनबिल्ट है ऑलरेडी कि आपको यू हैव टू यूज कैलकुलस, कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें करनी है।